पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं, हम लोग एज टीचर्स भी जिम्मेवार हैं, हम लोग एज समाज भी जिम्मेवार हैं, एज सरकार भी जिम्मेवार है और मीडिया भी। वही जात वोट मिलने पर ये खास फिर गायब पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार। और ये गलत हो रहा है बच्चों के साथ में, या जिस तरह से हम लोग शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है। सर का फोकस शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों पर भी रहता है। मेरा सोचना थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं कहता हूँ आप तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, थिंकिंग के लिए समय नहीं है लोगों के पास। दो सोशल मीडिया, अब 2 मिनट्स मैगी खाएंगे तो फिर थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। क्या ये सच बात है कि यादव सर ट्यूशन और कोचिंग के खिलाफ हैं? ये आपने फिर एक और जुक्ति रख पे हाथ रख। ट्यूशन कोचिंग, आई डोंट नो। AI सही है या नुकसान है, क्या मानते हैं? ह्यूमन बीइंग का ब्रेन हमेशा कंप्यूटर से आगे रहे, और डर सिर्फ इसी बात से लगता है। आज जिनसे हम मुलाकात करने वाले हैं जोधपुर पॉडकास्ट में, वो अपने आप में मेरे ही नहीं, आई थिंक जोधपुर के कई स्टूडेंट्स के, कई पेरेंट्स के प्रेरणा स्रोत हैं, और हम सब उन्हें यादव सर के नाम से जानते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं RJ रेक्स और हाजिर हूं जोधपुर पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड लेकर। और आज हमारे खास मेहमान हैं आदरणीय रिस्पेक्टेड BS यादव सर, जो कि डायरेक्टर हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल जोधपुर में, और 1999 से आप जोधपुर का जो DPS है उसे संभाल रहे हैं, और आज 27 वर्ष हो चुके हैं, पर आज भी ऊर्जा 1999 वाली नजर आती है जब कभी भी आप यादव सर से मिलते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज बहुत लंबे इंतजार के बाद मुझे सर से समय मिल पाया है और आज हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यादव सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थोड़ा सा सर हमारे व्यूअर्स को, जो आपको जानते हैं उन्हें तो आपके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, पर जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनको थोड़ा अपने बारे में बताएं। जैसा कि आपने बताया कि नाम तो मेरा BS यादव है और बहुत सारे लोग मुझे विक्रम सिंह भी बोलते हैं जी। कि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ और मैंने वहीं से पढ़ाई की, और ग्रेजुएशन भी मैंने यूपी से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से किया। मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स रहा, मुझे बड़ा आनंद रहा उस सब्जेक्ट में। वहीं से मैंने BEd किया, और उसके बाद में 1982 में मैंने पहली बार एज ए टीचर लर्नर कदम रखा इसमें, और वो DPS RK पुरम में मुझे मौका मिला सीखने का, बच्चों के साथ रहने का। और जो यात्रा 1982 में शुरू हुई DPS RK पुरम से, वो चलते चलते सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, देन एज प्रिंसिपल्स DPS विंध्यानगर, आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़, एंड देन सिंस 1999 जैसा आपने बताया जोधपुर। इस पूरे सफर में सर सबसे यादगार आपका जो समय है वो कहाँ रहा? यादगार, देखिए, मुझे बिल्टअप होता रहा, मैं अपने आप को तैयार करता रहा उन चीज़ों के लिए जो कि समय की मांग होगी, समय के बदलाव के साथ साथ। तो सभी जगह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और जहाँ तक प्रभाव, और जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि बाकी चीज़ें धुंधली हो गई होंगी इन कंपैरिजन टू जोधपुर का जो है, बट वो भी उतनी ही मेरे लिए प्रेरणादायक और उतनी ही एंजॉयबल रही है। एंड आई होप कि जोधपुर की अपनायत ने ही आपको आज तक हमसे जोड़े रखा है। बिल्कुल सही बात है। जोधपुर का अगर मैं मानूं तो इनिशियल ये था कि हम 4-5 साल यहाँ रहेंगे जी। और उसके बाद चले जाएंगे कहीं दूसरी जगह। एक बार जब ये स्कूल अच्छा करने लगेगा, बच्चे अच्छा करने लगेंगे, लेकिन ऐसा सोचने का कभी समय नहीं आया कि हमें यहाँ से जाना है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, इस शिक्षा जगत में आना आपका निर्णय था या किसी ने इंस्पायर किया था? कैसे आप एक शिक्षक बने और आज हम सबके मार्गदर्शक? मेरे दादाजी की याद हमेशा आती है मुझे, और मेरे सबसे पहले अगर शिक्षक मैं कहूँ तो मेरे दादाजी थे जी। और इतनी प्रेरणा उनसे मिली, चूंकि वो एक जगह के 24 गांव जो हमारे मेरठ के पास के होते थे, उनके वो नंबरदार हुआ करते थे। तो दे वुड बी पीपल हु वुड कम टू हिम
फॉर एडवाइस, कोई तकलीफें होती थी लोग आकर करते, हम बहुत बचपन में छोटे, उनकी जो चारपाई है उस पर लेटे होते थे, ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी, लेकिन अनजाने में शायद बहुत सारी बातें ऐसी रहीं कि नहीं, दूसरे लोगों की अगर तकलीफ है उसमें अगर हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हेल्प करने में, सॉल्व करने में, तो बड़ा काम आता है। और वो चूँकि वो अध्यापक भी वहाँ पे आते थे, टीचर्स भी आते थे, जो हमारे चूँकि दादाजी के नाम पे ही स्कूल था, उन्होंने ही वो स्कूल बनवाया था, तो वो टीचर्स की जब मैं देखता था, बड़ी रिस्पेक्ट भी सब लोग करते थे। मैं बात कर रहा हूँ 19 मे बी अराउंड 65-66 के आसपास, जब मैं 4-5 साल का रहा हूँगा, 5-6 साल का रहा हूँगा, तो दादाजी पहले रहे, और उसके बाद में जिस तरह से टीचर्स हम लोगों को सिखाते थे या हमें सीखने के लिए प्रेरित करते थे, तो हाँ, ऐसा मैं नहीं कहूँगा सिर्फ शिक्षक ही बनना चाहता था। बीच में जिस तरह से सिविल सर्विसेज में लोग जाने की कोशिश करते हैं, वो भी मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन बीएड करते करते जैसे ही मुझे डीपीएस आरके पुरम में काम करने का मौका मिला, तो मैंने सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ शिक्षा जगत में ही अपना कदम रखा। और मैं इतना जरूर कहूँगा आपसे कि मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ। 12th of July 1982 आई स्टिल fondly remember when I went to the class the first time as a teacher। और मुझे आज तक इतने सालों बाद भी ये लगता है कि मैं टीचर नहीं होता तो क्या होता, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता शायद। So that has been the That's a beautiful journey, sir। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, क्या क्या अभी भी पढ़ाते हैं आप? एज सच फॉर्मली तो नहीं पढ़ाता मैं, लेकिन जब मुझे कोई बात करनी होती है बच्चों से या बच्चों के बारे में जानना होता है, नॉट नेसेसरली द सब्जेक्ट स्पेसिफिक, बट चूंकि सब्जेक्ट ही जिंदगी नहीं है हमारी, और हमारे बच्चों की जो जिंदगी है सब्जेक्ट से अलहदा है, बहुत अलग है जी। तो वो जिंदगी का पार्ट सीखने के लिए और सिखाने के लिए मैं अभी भी क्लासरूम में जाता हूँ। और कभी भी आप जब दिल्ली पब्लिक स्कूल जाएं तो एक बार आप बीएस यादव सर से ज़रूर मिलकर आएं, क्योंकि आपको हर बार कुछ नया जानने को मिलेगा। मैं भी जब भी सर से मिलता हूं तो बहुत कुछ सीख कर वहां से गुजरता हूं। आपसे मैं एक और जानना चाहूँगा सर, सवाल का जवाब, कि एक प्रिंसिपल के रूप में आपकी नज़र में आज का जो शिक्षा का तरीका है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो आज शिक्षा मिल रही है स्कूलों में, आपके हिसाब से क्या उद्देश्य से पढ़ाई होनी चाहिए? देखो, मैंने जैसे आपको कहा कि मुझे करीब करीब 44 साल हो गए हैं, 44 ईयर्स विद चिल्ड्रन, विद पेरेंट्स, विद एजुकेशनिस्ट, और बदलाव तो हुआ, और बदलाव तो समय की मांग होती है, और उस बदलाव को हमें मंजूर भी करना चाहिए। लेकिन कुछ बेसिक्स होते हैं। मेरी एक हमेशा सभी से ये रिक्वेस्ट रही है, ये एडवाइस भी रही है, कि कोई भी अगर अच्छा पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उसको बहुत सालों साल तक जिंदा रहना है, तो रूट्स हैव गॉट टू बी केप्ट अलाइव। जड़ों को हमें जड़ों के ऊपर वार नहीं करना है। हम समय के साथ पत्तियां मतलब पत्तियों में बदलाव, ब्रांचेस में बदलाव हो सकता है, इन सब में हो सकता है। तो जो बेसिक एजुकेशन का पहले भी जो ऑब्जेक्टिव था, और मैं आज भी इसको स्ट्रांगली मानता हूँ, एवरी चाइल्ड इज फुल ऑफ पोटेंशियल। हर एक के अंदर हमसे, तभी तो कहते हैं कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यही तो कहते हैं ना हमेशा जी। तो किस लिए कहते हैं कि वो सब कुछ एक बच्चे के अंदर है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ यही होना चाहिए कि उस बच्चे को वो एनवायरनमेंट दे, वो उस तरह की चीज दे कि उसका जो पोटेंशियल है वो निखर करके बाहर आ जाए। आप देखिए, एक छोटा सा बीज है, आप इसकी एनालॉजी लीजिए, आप मतलब कि एक बीज है, तो बीज तो बहुत छोटा सा होता है, आपने उसको सोइल में डाला, इतना बड़ा पेड़ तनाव कहाँ से, मतलब बीज के अंदर ऑलरेडी वो सब कुछ था जो चारों तरफ से हमने एनवायरनमेंट में उसको प्रोवाइड किया। वही बीज एक सॉइल में या एक एनवायरनमेंट में बिल्कुल खराब हो जाता है, दूसरे में बहुत जबरदस्त उपज देता है वो। तो जहां पर एनवायरनमेंट, तो शिक्षा का उद्देश्य बेसिकली यही होना चाहिए कि बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी है, इंक्विजिटिवनेस है, उत्साह है, जो जिज्ञासा है, हम उसको बनाए रखें, उसको रादर बढ़ाएं। बाकी पढ़ाई तो बच्चे अपने आप कर लेते हैं। क्या बात है सर। पर इन दिनों हम देखते हैं अक्सर सर, रैंक की बहुत बातें होती हैं, मार्क्स की बहुत बातें होती हैं, परसेंटेज की एक ऐसी अंधाधुंध दौड़ शुरू हो गई है जिसमें हर स्टूडेंट पिस रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? ये आपने दुखती रग पर हाथ रखने वाली बात है, और ये इतना पेन देता है, सिर्फ मुझे नहीं, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं। आपकी ने भी जब ये बात उठाई तो आपके चेहरे पर भी, आपके शब्दों में भी वो दुख झलक रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली क्वांटिटी हैज बिकम एवरीथिंग इन टुडेज टाइम।
और जब क्वांटिटी सब कुछ बन जाती है तो क्वालिटी पे मार करती है सबसे ज़्यादा, और जब क्वालिटी कमज़ोर होगी तो फिर ये तकलीफ़ें हमें उठानी ही पड़ती हैं। राइट। जहाँ तक बच्चों की बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों के एफर्ट्स के ऊपर ध्यान दो, जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हर बच्चा, जैसा मैंने पहले भी बोला, हर बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। मैं तो एक टीचर रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत कुछ अपने बच्चों से ही सीखा है। तो बच्चों के अंदर इतना पोटेंशियल, और हमने उस पोटेंशियल को जज करना शुरू कर दिया सिर्फ क्लास में 1 आया कि नहीं आया, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। और इसके लिए सब जिम्मेवार हैं। मतलब इसमें हम पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं, हम लोग एज टीचर्स भी जिम्मेवार हैं, हम लोग एज समाज भी जिम्मेवार हैं, एज सच एज ए सरकार भी जिम्मेवार है, और मीडिया भी इसके लिए जिम्मेवार है। ट्रू। और ये गलत हो रहा है बच्चों के साथ में। हम इतने बच्चों को खोते हैं। कितने बच्चे तो ठीक है, जो बच्चा फिजिकली हमारे साथ नहीं रहता बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, उसकी तो हम बात कर लेते हैं, बट जो मेंटली और फिजिकली डिस्ट्रेस हो जाते हैं, उन बच्चों के बारे में हम कितनी बात करते हैं? नहीं करते ना। उनको हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। हम सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं नंबर 1। आप अखबार में देखो, किसी में देखो, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, इतनी रैंक्स, इतनी नंबर 1 रैंक। अरे वो बच्चे भी देखो जो बेचारा मेहनत करके, अगर मैं तो कहता हूँ 1 लाख रैंक भी नीट में लाया है, 2 लाख भी लाया है, फिर भी वो 2 लाख में उसने मेहनत तो की है। प्लीज अप्रिसिएट द एफर्ट्स ऑफ द चाइल्ड। डू नॉट लीव द चाइल्ड इग्नोर्ड ओनली बिकॉज ही कुड नॉट गेट फर्स्ट रैंक और 100 रैंक। एब्सोल्युटली। बहुत ही सुंदर बात सर ने कही है कि हर परिश्रम का हमें एप्रिसिएशन उन्हें देना चाहिए, और जिस तरह इन दिनों बच्चों पर प्रेशर है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है। जब भी मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के बारे में बात करता हूँ या आपके बारे में हमारी कोई चर्चा होती है, तो अक्सर ये आता है कि सर का फोकस शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों पर भी रहता है। आप हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं अपने बच्चों के लिए कि हम उन्हें संस्कारों से भी जोड़ें। इस पर आपका क्या कहना है कि बाकी जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं या जो दूसरे स्कूल्स हमें देख रहे हैं, वो सीख लें और आगे बढ़ें? अभी आपने एक बात कही कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार पे भी ध्यान रहता है। जी। मेरा सोचना थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं कहता हूं कि संस्कार ही शिक्षा है। ओके। अगर हमने अपने बच्चों को संस्कारित कर लिया तो शिक्षा तो ग्रहण कर ही लेंगे। आप चाहें कि शिक्षा को संस्कारों से अलग कर दें तो फिर तो ये रैंक, ये जो तकलीफें हमारे बच्चों को और हम सबको है, ये होती रही। तो संस्कार तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जिंदगी सिर्फ और सिर्फ रोजगार नहीं है। रोजगार बहुत अहम हिस्सा है। एम्प्लॉयमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस फीलिंग, ये फीलिंग मुझे 1984 से, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, जी। डी लिंकिंग ऑफ डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स। ओके। तो जिस दिन हम डिग्रीज को जॉब से अलग कर देंगे तो ये जो आपने जो सवाल पूछा था ना रैंक वाला, आई थिंक ये अपने आप में इट विल बी टेकन केयर ऑफ। और ये मैं 1984 की बात कर रहा हूँ जी। किया। तो संस्कारित करना बच्चों को, जब अगर बच्चे देखे, एम्पैथी इज सो इम्पोर्टेंट, अपने से बड़ों की इज्जत, समय की पालना, ये हर जगह काम आता है। कई बार क्या होता है, हम पंक्चुअलिटी ओनली इन द स्कूल। नो, इफ द चाइल्ड वुड बी एबल टू लर्न पंक्चुअलिटी इन द स्कूल, आई थिंक दैट चाइल्ड वुड बी पंक्चुअल एवरीवेयर। तो एक जगह की अच्छी आदत या अच्छी आदत नहीं, वो आपको हर जगह नुकसान या फायदा पहुंचाती है, पूरे जीवन काम पूरे आती है। बहुत सही कहा आपने, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज का जो शिक्षा प्रणाली है, उस पर आपका क्या कहना है? कहाँ आपको लगता है कि अभी और थोड़ा काम करने की ज़रूरत है? देखिए, ये तो सतत प्रक्रिया है और जी। लगातार हम लोगों को इसके ऊपर सुधार, नथिंग इज गोइंग टू बी द परफेक्ट एवर, हमेशा जरूरत होगी। लेकिन जो मैंने कहा ना कि अपनी जड़ों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी जो जब मैं एक बार कभी जानने की कोशिश कर रहा था, एक आर्टिकल मुझे लिखना था कि आज की एजुकेशन और हमारी जो गुरुकुल प्रणाली होती थी उसमें, दोनों में कैसा अंतर आया। देखिए, अगर हम एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो बहुत महत्व दिया गया कि बच्चों को अपनी बात कहने का भी। देखिए, गुरु भी अपनी बात कहते थे, बट साथ में बच्चों को भी अपनी बात कहने का पूरा हक हुआ करता था। आप याद करिए कि उन दिनों में भी वाद विवाद खूब जम के होता था, खुल के होता था, ओपनली हुआ करता था। स्लोली एंड स्लोली चीजें बदली और जितने भी कारण रहे, चाहे बीच में 1600 1700 में कुछ हुआ या
1800 में कुछ हुआ और उसके बाद 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। तो बहुत सारी चीज़ें पिछले 200-300 साल की जो थी, वही मैकेले की जो बात करते हैं, वो हमारे साथ चलती रही। तो फोकस रिमेन्ड ऑन मार्क्स, फोकस रिमेन्ड ऑन गेटिंग जॉब। तो उसमें जो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो बच्चे का था, वो कहीं हमारा चूक गया। और हमारी सरकारों ने कोशिश की, मैं ये नहीं कहूँगा कोशिश नहीं की, जिस तरह हमारे देश की स्थिति थी 1947 में, जिस तरह से हम आज़ाद हुए थे, तो बाकी चीज़ों का भी ध्यान देना था, परंतु शिक्षा पे जितना थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए, तो मेरी समझ से मुझे ऐसा लगता है उतना ध्यान नहीं दिया गया, ना ही उतना फ्रीडम टू एजुकेशनिस्ट दी गई, या जितने भी हमारे कमीशंस बने, उन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस हमारी दी, उनको बहुत अच्छे तरह से नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, और उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं कि कई बार हम थोड़ा यहाँ से उठाते हैं, थोड़ा वहाँ से उठाते हैं, तो इसमें अपना भी हम कई बार खो देते हैं और दूसरों को ठीक से हम लोग नहीं कर पाते। तो मेरा तो सिर्फ सोचना ये है कि फोकस रखें हम अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, और अलोंग विद दैट हमें दुनिया से पीछे नहीं रहना किसी भी क्षेत्र में, परंतु हम अपने आप को ख़त्म करके थोड़े दुनिया से आगे निकलें। तो अपनी वैल्यूज़ को हम कभी ना भूलें, और बच्चों को जैसे कहा ना, ये पास फेल वाले जंजाल से बाहर निकालें। बच्चों के सिर्फ सीखने के जंजाल में रखें, पास और फेल के जंजाल से हमें किसी तरह से निकालना पड़ेगा। और जो सीबीएसई कोशिश भी करता है, बट वो नहीं हो पाता, सिर्फ नंबर की दौड़ में आकर के हम रह गए, इसको हमें ख़त्म करना होगा। ये मेरा सभी से बड़ा, हमेशा मैं कहता हूँ कि ओएसएम करो ना ओएसएम करो, 2 बार नीट कराओ, 1 बार कराओ, आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ ए डिफरेंस अंटिल एंड अनलेस वी मेक आवर चिल्ड्रन फील कि बेटा आपके एफर्ट्स को हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो आज के ज़माने में आपको चाहिए। तो हम वो कई बार कर नहीं पाते हैं, तो हम फिर दूसरी तरफ ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। बहुत सही कहा आपने। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आज का जो शिक्षा तंत्र है, वो बच्चों की क्रिएटिविटी और थिंकिंग, या फिर यूँ कहें क्रिटिकल थिंकिंग जो है, उसे इम्प्रूव कर पा रहा है? कोशिश तो खूब कहते हैं, बातों में तो खूब लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जब रियलिटी की बात आती है तो जी। सारा मैकेनिकल हो जाता है। क्योंकि सबका फोकस किस चीज़ पे है? हमारे स्कूल का रिजल्ट सबसे अच्छा रहे, एवरेज परसेंटेज इतने से ऊपर आनी चाहिए, कोई बच्चा 60% से या 70% से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है तो हमारी सारी रैंक हमारी आनी चाहिए। तो फोकस इज टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर दीज एग्जामिनेशन, नॉट लेटिंग देम बीइंग क्रिएटिव, एंड दैट इज सो अनफॉर्चुनेट पार्ट। तो मैं तो बहुत सीधे शब्दों में ये कहूँगा कि कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये शिक्षा प्रणाली या जिस तरह से हम लोग शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमें उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के बजाय खत्म कर रहे हैं। और मुझे कई बार शक होता है कि शायद हम ऐसा कर रहे हैं। जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है, आप सोचिए खुद, कितना समय है लोगों के पास? आप तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, थिंकिंग के लिए समय नहीं है लोगों के पास। और चूंकि जब थिंकिंग के लिए समय नहीं है, तो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए समय कहाँ से होगा? जी। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए थोड़ा तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा, थोड़ा जोर तो लगाना पड़ेगा, और आप तो थिंक ही नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है आज की तारीख में जो हम सोशल मीडिया को इतनी आसानी के साथ दोष दे देते हैं। दोष सोशल मीडिया का नहीं है, दोष हमारी थिंकिंग, और उसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग की, मतलब वी आर लैकिंग इन दैट, दैट्स व्हाई वी गेट कैरीड अवे बाय। कितना असर मानते हैं आपके, जैसे एक 1999 में आप पढ़ाते थे और आज जब 2026 में आप देखते हैं, तो कितना अब बच्चों पर प्रेशर बढ़ गया है, सूचना आदान प्रदान भी बढ़ गया है? क्या परिस्थिति आपको बदलती हुई नजर आ रही है 99 से लेकर 2026 तक? तो बच्चे बहुत मेहनत करते थे, आज का बच्चा भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन दोनों की अप्रोच में फर्क हो गया है। Okay. उस वक्त जो मेहनत कर रहा था बच्चा, ऑफ कोर्स वो कुछ बनना भी चाहता था, बट वो बहुत अच्छा करने के साथ साथ बहुत कुछ सीखना चाहता था। आज के वक्त में कहीं थोड़ा सीखने की जो प्रक्रिया है, उस पर फोकस थोड़ा कम हो गया, बिकॉज वो एंड को देख रहा है सिर्फ। वो प्रक्रिया क्या है उसको उतना नहीं फोकस कर पा रहा है। अब उसके लिए जो भी उसको तरीका अपनाना पड़ रहा है, वो उस तरीकों को अपना ले रहा है। दूसरी बात है कि उस 99 की अगर मैं बात करूं, तो द चिल्ड्रन डिड नॉट हैव एक्सपोजर टू सो मच ऑफ अ नॉलेज। सो वो या तो बुक्स उनके पास होती थी, या तो फिर टीचर की नॉलेज उनके पास में होती थी, या खुद की मेहनत समझो। आज की तारीख में चूंकि बहुत आसानी के साथ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मैं ये नहीं कहूँगा नॉलेज अवेलेबल है,
इन्फॉर्मेशन बहुत information आसानी के available। साथ अवेलेबल है। तो चूंकि इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बहुत सारी, और ढेरों से इन्फॉर्मेशन जैसे ही बच्चे के पास आती है, तो वो बच्चा भी और वो मम्मी पापा भी ये सोचने लगते हैं, और टीचर्स भी, कि इसको तो बहुत कुछ आता है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करने से आपको बहुत अच्छा नहीं आता, फिर तो कंप्यूटर से बेटर उस मामले, बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो प्लेंटी में कंप्यूटर के पास है। राइट। बट विल कंप्यूटर एवर बी दैट सक्सेसफुल एज ए ह्यूमन बीइंग कैन बी? राइट राइट। तो ये फर्क मैं बताना चाह रहा था कि आजकल बच्चों को चूंकि चीजें आसानी से अवेलेबल हो जाए, तो उनकी आदत भी पड़ती है कि जल्दी सॉल्व कर लूं मैं इसको। हर चीज जल्दी में हो गई है, जी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हम इसको बोलते हैं। हर चीज जल्दी मिल जाए, मेरा सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए, मुझे जल्दी वहां जाने के लिए। अब तो देखो ना, सॉरी मैं हम थोड़ा सा हट के आपसे बात कर रहा हूँ, जी। मैं बच्चों की ही बात क्यों करूं? हम बड़ों की बात देखिए ना। हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम जब कहते हैं हवाई जहाज में जब हम बैठते हैं, तो अच्छा पैसा खर्च करके आदमी बैठता है, पढ़ा लिखा भी होगा, समझदार भी होगा, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही वो लाइन लगती है, हमें बताया गया हमें जोन 3 में और जोन 1 अभी बोर्ड करे, लेकिन हम तो जोन 3 वाले भी जोन 1 में खड़े हो जाते जाके। सबसे पहले बैठेंगे, सबसे जल्दी उतरने की कोशिश करेंगे। ना तो हवाई जहाज हमें छोड़ के जाने वाला है, ना हमें लेके उड़ेगा वहां से, हमें दिल्ली उतारेगा या बेंगलोर उतारेगा ही। लेकिन हम लोगों को खुद के देखिए, एंड वी आर लीस्ट बोदर्ड अबाउट अदर्स। हम दूसरों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। तो ये नुकसान तो थोड़ा सा हुआ है जब मैं सिर्फ सेल्फ के लिए सोचने लगता हूँ। धैर्य भी खत्म हुआ है। उससे होगा ना, क्योंकि हर चीज आसानी से बहुत जल्दी मिल जा रही है। फोकस में भी इश्यूज आते होंगे। डेफिनेटली आएगा, क्योंकि पेशेंस तो तभी आएगा जब आपका थोड़ा फोकस रखेंगे। आपको इस बात की ये रहेगी कि हाँ, मैं मेहनत करके देखूं कितनी देर में मुझे मिलता है। अब 2 मिनट्स मैगी खाएंगे तो फिर थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। जैसा खान पान वैसा फिर आपका आचरण होगा। वेरी नाइस। बहुत खूब, बहुत खूब। हम ना अक्सर जब भी बात करते हैं तो ये आता है कि यादव सर जो हैं वो अपने स्कूल में बच्चों को ज़्यादा सुविधाएं देने से परहेज करते हैं। वो कहते हैं कि आपको जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझना चाहिए। जैसे अब इन दिनों जब भी हम किसी स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो उनका यूएसपी ये होता है हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, एसी हॉल या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर जब भी आपके स्कूल की बात होती है, तब हमेशा ये कहा जाता है कि सर का नियम फिक्स है कि ज़मीनी हकीकत को बच्चा ज़रूर समझे और देखे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? चलो, आपने अच्छा किया कि ये क्या ज़्यादा सुविधा नहीं देते हैं। कई लोग तो सुविधा देने पे ही सुविधा पर ही लटक जाते हैं। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि बच्चों को, मैंने जैसे कहा कि उनको सच्चाई पता होनी चाहिए। उनको ये भी पता होना चाहिए कि कल को ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि हमें जमीन पे सोना पड़े किसी कारणवश। हम कहीं बाहर गए, कहीं ऐसी सिचुएशन हो गई, ऐसा ना हो कि हम हड़बड़ा जाएं, जो कि आजकल हड़बड़ा जाते हैं। और स्कूल की जहाँ तक बात है, स्कूल में आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, आपको सीखना है, और सीखने के लिए हर तरह की चीज़ होनी ज़रूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, स्कूल्स के अंदर हिट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन होना चाहिए। जो बच्चे थोड़े कम पढ़ते हैं वो भी होने चाहिए, जो बहुत पढ़ते हैं वो भी होने चाहिए, जो एवरेज हैं वो भी होने चाहिए, जिससे एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएं, एक दूसरे को समझ पाएं। मतलब दुनिया बिल्कुल सपाट नहीं है, दुनिया बिल्कुल जो दिखती है वैसी नहीं है। दुनिया के बहुत सारे रंग हैं। तो इन सुविधाओं से होगा क्या भाई? वहाँ चीज जो जरूरत है, खाना हमारे लिए जरूरी है, मिलना चाहिए, बट 5 स्टार का ही मिलना चाहिए, ये तो किसी ने नहीं कहा। हमें अच्छे क्लासरूम मिलने चाहिए, अच्छे बोर्ड होने चाहिए जिससे बच्चों को ठीक से दिखे, बच्चों की आंखों पे स्ट्रेस ना पड़े, वो जरूरी है। और एसी रूम हो सकता है जरूरत हो आने वाले समय में, जिस तरह से गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है, हो सकता है कि कुछ सभी स्कूलों को इस तरह से सोचना पड़ा है, बट ये कोई बच्चों को अच्छा नहीं बनाता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो आजकल स्मार्ट क्लासरूम के नाम पर जो बातें की जाती हैं, स्मार्ट क्लासरूम मतलब ये सब कुछ, वो सब कुछ, सारी टेक्नोलॉजी, और मेरा हमेशा ये सोचना रहा, और इससे मैं अपने आप को बदल नहीं पा रहा हूँ कि फॉर मी स्मार्ट क्लासरूम इज द क्लासरूम इवन इफ इट इज ए हट वेयर यू हैव स्मार्ट चिल्ड्रन एंड स्मार्ट टीचर। वाओ! अगर आपके स्मार्ट टीचर और स्मार्ट चिल्ड्रन है तो दैट इज फॉर मी स्मार्ट क्लासरूम। बाकी तो आप कुछ भी लगा दो, फिर वो ज़्यादा फर्क नहीं डालता। बड़े क्लियर थॉट्स हैं आपके लाइफ को लेकर, और निश्चित रूप से जो हमारे व्यूवर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय यादव सर जो हैं वो यूट्यूब पर भी अपने विचारों के साथ हमेशा
कुछ कंटेंट शेयर करते हैं, थोड़ा सा सर अपने उस यूट्यूब चैनल के बारे में हमें बताइए। मेरी चूँकि बात करने की आदत है, मैं पेरेंट्स से बहुत मिलने की कोशिश करता हूँ, मैं बच्चों से भी मिलने की काफ़ी कोशिश करता हूँ और अपने ही बच्चे, अपने ही पेरेंट्स से नहीं, मुझे कोई भी मिल जाए, छोटा बच्चा कहीं दिख जाए तो मैं देखने लगता हूँ, वो बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, किस तरह खाना खा रहा है, किस तरह मम्मी से, पापा से बात कर रहा है, एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ व्हाई इज़ इट हैपनिंग सो। तो चूँकि मैं बातें बहुत करता था, तो मुझे किसी मेरे ओल्ड स्टूडेंट ने 2010 में उन्होंने मुझे इंस्पायर करा कि आप लिखना शुरू किए। और मैं लिखता नहीं था, मैं सोचता था मेरे पास टाइम कहाँ है, मुझे बच्चों के साथ रहना है, मुझे पेरेंट्स के साथ बात करनी है और आगे बच्चों को बढ़ाना है। तो और मैंने शब्द बोला कि, सेंटेंस बोला कि बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो इसमें मैं अपने आप को भूल गया था। तो जब कभी मुझे कुछ कहता है कि सर अभी अभी भी आप वैसे ही दिखते हो, मैं भूल ही गया था, तो मैं वहीं का वहीं रुक गया था। मेरा पूरा ख़्याल, एनीवे मैं थोड़ा टॉपिक से आपके से अलग हुआ, तो उन्होंने मुझे 2010 में कहा कि आप लिखना शुरू करिए। जी। तो आई वाज़ नॉट श्योर दैट आई वुड बी एबल टू डू इट। तो उन्होंने मेरे वहीं बैठे-बैठे ब्लॉग बना दिया मेरा और मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो मेरे करीब अभी 350-400 आर्टिकल्स मेरे ब्लॉग में वाह! हैं और बड़े अच्छे से आर्टिकल, अब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ठीक ही लगते हैं। शायद सबको अच्छे लगे होंगे। तो पिछले करीब 3 साल पहले भी इसी तरह से बात चली कि देखिए सर, हर कोई पढ़ नहीं पाता, हर कोई आपका ब्लॉग तक नहीं पहुँच पाता, तो आप क्यों नहीं एक वीडियो चैनल शुरू कर दें सो दैट लोग सुन भी लें, चलते-चलते उनको अगर गाड़ी में बैठे हैं तो भी सुन लें। तो वो भी मुझे पक्का नहीं था कि वुड आई बी एबल टू फेस कैमरा, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मैं कैमरे के सामने बोल सकता हूँ। आज भी मैं बड़ा आपके सामने और कैमरे के सामने डरा-डरा बैठा हुआ हूँ, नहीं, नहीं सर। बिकॉज़ आई कैन बी हैप्पी विद किड्स ओनली। जी, मतलब जी। ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा-सा स्ट्रेस दे जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप करिए, और मैंने करीब 1 डेढ़ 2 मिनट का वीडियो बनाया और इट गेव मी सम कॉन्फिडेंस, और उसके बाद में धीरे-धीरे मैं जो देखता हूँ, जो रोज़ घटनाएँ घटती हैं, उन्हीं को लेकर के मैं अपनी बात सबके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। और क्योंकि मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि इसको लोग देखेंगे या बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सबके साथ हूँ तो मैं ठीक नॉर्मल होता हूँ, अकेला होता हूँ तो मेरे को थोड़ी मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता, मैं उतना अच्छा जी, नहीं कर पाता। जी, जी। तो वो इस तरह से मेरा ये, वहाँ पर भी बच्चों ने, टीचर्स ने मुझे कहा और कुछ पेरेंट्स ने भी कहा कि आप ज़रा वीडियो बनाने शुरू कीजिए। किस नाम से है सर आपका वीडियो चैनल, यूट्यूब चैनल? विक्रम यादव के नाम से है, और उसमें मैंने लाल जैकेट पहनी हुई, चूँकि बहुत सारे विक्रम यादव के नाम से वहाँ नाम थे, तो मैंने एक लाल जैकेट पहन ली थी सो दैट सब पहचान पाएँ कि नो मैं डाउट हूँ। सर, आपका ऑरा इतना बड़ा है कि आराम से वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वहाँ जिस तरह का कंटेंट सर शेयर कर रहे हैं, वो आप सबके लिए बड़ा ही यूज़फुल है। और आपके व्लॉग्स कहाँ पढ़ सकते हैं सर? मेरे ब्लॉग्स के लिए मैं आप चाहें तो डाल सकते हैं BS यादव हाइफन माई थॉट्स .blogspot.com। सो That's great. BS यादव डैश माई थॉट्स, हुँ। एंड दीज आर माई थॉट्स। किसने पूछा था कि आपने ये क्यों दिया? मैं कि BS यादव तो मेरा नाम है, जी। और माई थॉट्स, दीज आर नॉट नेसेसरली टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। ये जैसा मैं बच्चों के लिए और शिक्षा के लिए सोचता हूँ, और सारे मेरे आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ बच्चे और शिक्षा, संस्कार, सिर्फ इसी के आसपास है, नथिंग एल्स। दुनिया में और क्या हो रहा है उससे मुझे ज़्यादा कोई, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ ये कर पाऊंगा तो दुनिया तो बदल ही जाएगी। सही बात है सर, बहुत खूब, बहुत खूब। अक्सर जब भी आपसे बात होती है ना, तो आपका एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिस पर आप बात करते हैं, दैट इज़ पेरेंटिंग, कि माँ-बाप जो हैं वो बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं। तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा, उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि वो पेरेंटिंग पर किन-किन बातों का ध्यान दें? देखिए, सबसे पहले तो जो आजकल के बच्चों के लिए खासकर मैं बोलूँगा, जो 30-35 साल के बच्चे हैं, थोड़ा जो पेरेंट्स बनने की अवस्था में हैं या बन गए हैं, जिनके बच्चे 2-3-4 साल के हैं, आप ये मान के चलिए कि जो पेरेंटिंग वाला है, ज़िंदगी के कई सारे फेजेज़ हैं। अब बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, फिर नौकरी करते हैं, कमाते हैं, आगे बढ़ते हैं, नाम होता है, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद नेचुरली इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ता है सबको। तो बहुत सारे फेज़ हैं और सब फेज़ का आनंद अलग है। बट मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को, आजकल के बच्चों को, पेरेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज, और उसका आनंद लीजिए, उसको एज ए स्ट्रेस मत लीजिए। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में मेरे बच्चे आए, उन्होंने मुझे बहुत ऐसी चीजों से बचा लिया जो मैं शायद गलत संगत में चला जाता या गलत कोई खान पान की तरफ चला जाता। बट चूंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे उस क्षेत्र, उस तरफ जाएं,
तो पहले मुझे अपने आप को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो मेरे बच्चों के लिए गलत है तो वो मेरे लिए भी गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों के लिए गलत और मेरे लिए सही। जी। मैं आजकल फ़ोन की भी बात करता हूँ, अगर बीच में आप मुझे इजाज़त दें तो मैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर बात करूँगा। जी, बिल्कुल। मैं तो घर में मेरे हाथ में 3 फ़ोन हों और मैं बच्चों से कहूँ कि भई आपको फ़ोन इस्तेमाल करना गलत चीज़ है, फ़ोन तो बहुत ही गड़बड़ है। तो बच्चा मेरे सामने नहीं बोल पाएगा, बट पीछे से मन में तो सवाल आएगा ही, खुद के लिए तो 3-3, मेरे लिए 1 भी क्यों? मेरे लिए एक भी क्यों नहीं? तो हमें वो सब, अब जब मैं अपनी बात करूं कि मेरे बच्चों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मतलब इनकी वजह से मैंने कभी, मेरा अगर कुछ ऐसा करने का मन भी हुआ होगा कि सब दोस्त कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूं, फिर ध्यान आता नहीं मुझे अगले दिन ना असेंबली में अपने बच्चों को फेस करना है, तो मैं कैसे बोलूंगा उनके सामने। तो मेरा मतलब ये है कि पेरेंटिंग तो इतना अच्छा फेज है, इसलिए मैं सब पेरेंट्स को हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई और बहन, देखो इसको इस तरह से लीजिए कि आपको ये बहुत सारे उन गलत चीज़ों से बचा रहा है ये फ़ेज़। तो आप जो बच्चों से, आपको खाना खाना है, अब देखिए मैं थोड़ा-सा समय मुझे दें कि अगर आज के वक़्त में मैं बहुत ध्यान देता हूँ इन बातों पे और कई बार तो मेरे से लोग नाराज़ भी हुए क्योंकि मैंने अनजान आदमी को ये टोक दिया कि आपका बच्चा इतनी देर से मोबाइल पे ही सिर्फ़ देख रहा है और आप ऐसे करके उसको खाना खिला रहे हैं, तो बच्चे के लिए बहुत नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा, आप कौन होते हैं पूछने वाले? तो मैंने मान लिया मैं तो कोई नहीं होता हूँ, बट मुझे बुरा लग रहा है इस बच्चे के लिए। और ऐसा आपने देखा होगा, मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो खासकर यंग पेरेंट प्लीज़ ये ना करें कि आप घर से निकले हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये नहीं कि आपके हाथ में लैपटॉप, एक के हाथ में आईपैड और बच्चे के हाथ में फ़ोन। अगर आपको यही सब करना था, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। आपको नहीं पता खाने में स्वाद कैसा है। आपको ये भी ध्यान नहीं है कई बार कि आपने ऑर्डर क्या किया है। तो बच्चे को आप सिखा क्या रहे हैं? उसकी आँखें खराब हो रही हैं, उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो रही है। इसको सारा वीडियो के ऊपर ध्यान दे रहा है। इसलिए मैं बार-बार पेरेंट्स से कहता हूँ कि वो सब करें हम बच्चों के सामने। ऐसा नहीं है हमें एन्जॉय नहीं करना, बट एन्जॉय अच्छा करके भी तो एन्जॉय हो सकता है। मुझे तो ये समझ आज तक नहीं आया कि खराब करके ही क्यों एन्जॉयमेंट किया जाए या अपने शरीर को नुकसान पहुँचाए, मानसिक रूप से हम परेशान हैं। तो ये थोड़ी-सी कुछ बातें हैं। ये टॉपिक ऐसा है, इसमें 4-6 घंटे या 10 घंटे आप मेरे से बोलो। नहीं, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी जो जो आपकी बातों से मुझे समझ में आया है कि वो यही है कि हर बच्चे का पहला रोल मॉडल उसके माता-पिता हैं और जितना ज़्यादा आप अपने आप को बेहतर बनाएँगे, आपकी संतान भी उसी चीज़ को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ेगी। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इन दिनों जैसे आपने मोबाइल का ज़िक्र किया है, पर अब मोबाइल तो लाइफ़ का अहम हिस्सा बन गया है। कई ऐसी जगह हैं जहाँ ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, सारे ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ऐसे में आपका बच्चों को क्या सलाह है कि हाउ दे मैनेज देयर लाइफ? इसमें थोड़ा देखिए, मैं मानता हूँ इस बात को कि बिना मोबाइल के या बिना टेक्नोलॉजी के आज के वक़्त में हम उतना नहीं कर पाएँगे जितना कि हम कर सकते हैं। जी। लेकिन जब मैं ये बात बोलता हूँ तो हमेशा इसमें एक कैविएट होता है कि देन मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी इज़ टू बी यूज्ड एज़ ए टूल। और जब तक हम उसको टूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे, देखिए बुक भी तो एक टूल है, पेन से हम लिखते थे वो भी एक टूल था, स्लेट होती थी, मान लीजिए उस वक्त की बात करूं वो भी एक टूल है, स्कूल में एक स्मार्ट बोर्ड है या वाइट बोर्ड है वो भी एक टूल है। वैसे ही टेक्नोलॉजी को भी एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर लें हम, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब हम उसके गुलाम बन जाते हैं, जब हम उससे वो चीज़ सीखने के बजाय, अगर मैं आपको कहूँ एक बच्चा जो 12-14 साल का, उसको रील्स देखने की कहाँ आवश्यकता है? उन रील्स से वो सीख क्या रहा है? उनसे दूर हो जाए। अगर आपको कोई अच्छा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, नथिंग रॉन्ग इन विद दैट। उसमें कुछ भी गलत नहीं है कि आप वहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन वो देखते-देखते अब आप कब बहक जाते हो, वहाँ आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। और ये हमें ये बात अपने बच्चों को लगातार बतानी पड़ेगी और उनको बताने से पहले खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं कभी नहीं कहूँगा कि यू डिप्राइव द चिल्ड्रन ऑफ दीज़ गैजेट्स व्हिच कैन हेल्प देम, बट मुझे ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। 13-14 साल के बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक क्लासेस की, ऑनलाइन क्लासेस की बात है, देखिए हम लोगों की एक आदत बन गई है भारत में, इस देश में, कि जो प्रॉब्लम हम सॉल्व ना कर पाएँ, उसका अल्टरनेटिव ढूँढ लो। जी। हमने एक ईज़ी रास्ता निकालना शुरू कर दिया। भई हम अच्छे स्कूल्स और क्वालिटी स्कूल्स क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? अगर हमारे पास क्वालिटी स्कूल्स और क्वालिटी टीचर्स हों, आपको ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन के लिए इसलिए भागना पड़ता है लोगों को, चूँकि वो स्कूल उनको क्वालिटी मिलते ही नहीं। जिस दिन हम क्वालिटी स्कूल्स और क्वालिटी टीचर्स इन प्लेंटी दे देंगे, उस दिन ही बच्चों का डिपेंडेंसी ऑन
मोबाइल एंड लैपटॉप कम हो जाएगी। आज की तारीख में हम कह करके ये बहाना ढूंढ लेते हैं ना कि देखो जी ऑनलाइन के बिना तो होता ही नहीं, तो हमें तो ये तो देना ही पड़ेगा बच्चों को। मैंने अभी भी पेरेंट्स के साथ मिल करके, और 99% पेरेंट्स ने इस बात को माना है कि जो हम MS टीम इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, किसी कारणवश छुट्टी हो जाए या कुछ है, बारिश हो जाए या गर्मी ज़्यादा है, तो सिर्फ उसके लिए हम इस्तेमाल करें। ये रोज़ असाइनमेंट भेजना, रोज़ उसके ऊपर कुछ भेजना, वो नहीं हम कोशिश करते। उसके लिए मैं अभी भी कहता हूँ डायरी में लिखो, लिखने की आदत मत छोड़ो। ग्रेट। राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कंप्यूटर पे भी लिखना आना चाहिए, लेकिन आपको पेज पर भी लिखना आना चाहिए। इसी से जुड़ा एक सवाल याद आ रहा है कि क्या ये सच बात है कि यादव सर ट्यूशन और कोचिंग के खिलाफ हैं? ये आपने फिर एक और दुखती रग पे हाथ रखा। ट्यूशन, कोचिंग, आई डोंट नो, आई गेट एजिटेटेड बाय जी, दिस। जी। और मैं बिल्कुल इसको एंडोर्स नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन मैं तो एक अदना सा छोटा सा टीचर हूँ इस दुनिया में, तो मेरे करने से या नहीं करने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। बट इससे हम अपनी पूरी शिक्षा प्रणाली को बिल्कुल खराब कर रहे हैं। और मेरी सभी अध्यापकों से, सभी टीचर्स से ये अपेक्षा है कि अगर हम टीचर बने हैं तो हमारा दायित्व बहुत बड़ा है, और उस दायित्व को निभाने के लिए हमें सिर्फ उस दुनिया के पीछे नहीं भागना चाहिए कि वहाँ पे इतना धन, वहाँ पे इतना धन। मैं फिर कहता हूँ धन होना कोई बुरी बात नहीं है, बट सिर्फ धन के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है। तो ट्यूशन वगैरह तो और कोचिंग तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। और मैं तो मानता हूँ कई बार कि शायद बहुत बड़ा नुकसान हमारी शिक्षा को और प्रणाली को या शिक्षा को और हमारे बच्चों को इस कल्चर से हुआ है। आज की तारीख में नर्सरी का बच्चा, जब सुनता हूँ नर्सरी का बच्चा ट्यूशन जा रहा है, तो सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा अक्सर आप ये कहते भी हैं, मैंने भी काफ़ी बार सुना है आपके मुंह से, कि स्कूल में ही पढ़ाइए, जितना अच्छा पढ़ा सकते हैं आप, जितनी आपकी योग्यता है, स्कूल में ही पढ़ाइए, और वहीं बच्चों को इतना ज्ञान दीजिए कि उसके स्कूल टाइम के बाद में वो अपनी पर्सनल लाइफ का आनंद ले सके, उसके जीवन में ये ट्यूशन का प्रेशर ना आए। सर, स्किल्ड डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या सुझाव है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, आजकल जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई होने लग गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ा मुश्किल है। आजकल हम कहते हैं कि फ्यूचर रेडी स्कूल्स या आने वाले समय के लिए शिक्षा, आने वाला समय किसी को भी नहीं पता है जी। तो जब हमें आने वाला समय नहीं पता है तो हम कैसे ये जान लें कि ये वाली पढ़ाई अच्छी है या वो वाली पढ़ाई अच्छी है। राइट। तो इसके लिए तो सबसे अच्छी बात है हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं और क्या सीखें कि, और ये बातें आजकल होती भी बहुत हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी। अगर ये हम अपने बच्चों के अंदर कर देंगे तो वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मतलब अनफेमिलियर सिचुएशन में अपने आप को संभाल पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग उसने सीख ही ली है। क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली है क्या? क्योंकि हम बहुत कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग इज इवेलुएटिंग, चीज़ों को समझना, इवेलुएट करना। और उसके बाद आता है कि क्रिएटिविटी, generating ideas based on that evaluation, generating my ideas for future action. Problem solving मतलब एग्जीक्यूशन, जो मैंने ये प्लान किया है इवेलुएट करके और जनरेट करके उसको मैं एग्जीक्यूट कर लूँ, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी। तो अगर ये तीन चीजें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से सीख ली तो फ्यूचर कितना भी अनसर्टेन, अनफेमिलियर कुछ ना क्यों ना हो, वो उसको संभाल लेंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी, ये तीन चीजों में हम ध्यान दें अपने पढ़ाते वक्त भी और कुछ भी काम कराते वक्त या सिखाते वक्त या करते। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा सर, जैसे एआई का युग आ रहा है, अब एआई धीरे धीरे स्कूल, कॉलेजेस, शिक्षा का अहम हिस्सा बन रहा है, इस पर आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? एआई सही है या नुकसान है, क्या मानते हैं आप? देखिए, तो मैं हर बात के लिए कहता हूँ कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है जी, उसमें सब कुछ सही और सब कुछ गलत ऐसा नहीं होता है। एआई बहुत यूजफुल है, लेकिन अगर हम यूजफुल तरीके से इसको इस्तेमाल करें वो हम, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी के हम स्लेव बन जाते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं। कुछ कुछ ऐसा ही होने लगा है और डर सिर्फ इसी बात से लगता है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि ह्यूमन बीइंग का ब्रेन हमेशा कंप्यूटर से आगे रहेगा।
ट्रू। ये शायद हो सकता है, देखिए मैं टेक्नोलॉजिकली या किसी प्रूफ के साथ नहीं कह सकता, बट ऐसा मैं मानता हूं कि हमेशा उससे आगे रहेगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि इवन आइंस्टीन यूज्ड वेरी लिमिटेड एनर्जी ऑफ हिज ब्रेन, ब्रेन का बहुत लिमिटेड, कितना परसेंट बोलते हैं उसके, उनको इतना इन्होंने यूज किया, 5-7%, 10% मान लीजिए, 12 जी, बनी, मैं जी। मैक्सिमम 15 पे भी ले जाऊं, जी। और एक आम आदमी 7-8% यूज करता है। तो जैसे ही हम लोग क्या देखें, जैसे ही रेस होती है ना, तो रेस में हमारे अंदर का जज्बा जागता है और हम बहुत तेज भागते हैं, तो बहुत हम पूरे पोटेंशियल को हम यूज करते हैं। राइट। तो अब जैसे जैसे ये एआई आगे बढ़ रही है और हमें टक्कर दे रही है, ह्यूमंस ब्रेन वुड आल्सो स्टार्टिंग यूटिलाइजिंग इट बेटर, उससे बेहतर करेगा और हमेशा एआई से तो आगे रहेगा। ये मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, एआई वुड नेवर एवर गेट अहेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ब्रेन एवर, बट इसको इस्तेमाल करें हम उतने उसके लिए जब मुझे इसकी आवश्यकता हो। और नो डाउट ये बात भी सही है आपकी, क्योंकि एआई को भी डिज़ाइन करने वाला भी ह्यूमन ब्रेन ही है और उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता। और हर चीज़ की अति खराब होती है, जितना ज़्यादा हम उसके आश्रित हो जाएंगे निश्चित रूप से दिक्कतें बढ़ेंगी। डे बोर्डिंग और बोर्डिंग, ये दो शिक्षा की प्रणालियां हैं जिनका मैक्सिमम जो बड़ी स्कूल्स हैं वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आप पर्सनली क्या प्रेफर करते हैं, किस तरह की पढ़ाई ज़्यादा फायदेमंद रहेगी स्टूडेंट के मद्देनज़र? इसमें अगर मैं आपको 2 के बजाय 3 बोलूं, तो एक तो डे स्कूल हम बोलेंगे, जो प्योरली जिसमें बच्चे सुबह आते हैं और दोपहर तक या जो भी समय है उसके बाद घर चले जाते हैं, तो पढ़ाई का करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह उसमें हो जाती हैं, बाकी कोई नहीं होता। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक रुक जाते हैं वहाँ पर, तो उनका जो होमवर्क वगैरह है या कोई भी और एक्टिविटी हुई वो भी स्कूल में हो जाती है। तो ये खासकर उन पेरेंट्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो दोनों आजकल वर्किंग हैं और घर में कोई नहीं बच्चों की देखभाल के लिए होता, तो वो डे बोर्डिंग बोलेंगे उनको। और एक होते हैं बोर्डिंग स्कूल या रेजिडेंशियल स्कूल, जहाँ पे बच्चा 24 घंटे वही रहता है, मतलब बच्चा सिर्फ एक समय के बाद में भी 2 महीने 3 महीने उसके बाद घर जाता है। तो ये तीनों की ही अपनी अब अलग अलग रिक्वायरमेंट है और अलग अलग इम्पोर्टेंस है। मोस्टली छोटे बच्चों के लिए तो डे स्कूल ही ठीक है, मैं आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, क्योंकि आजकल बच्चे 1-1 2-2 घर में होते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो बच्चों को पेरेंट्स का साथ, पेरेंट्स का सुपरविजन, पेरेंट्स का लगाव प्यार वो ज़रूरी है। तो छोटे बच्चों को तो अगर हम चाहें, अगर हम निभा सकते हैं, तो डे स्कूल में ही भेजना चाहिए। लेकिन जैसे हम मिडिल स्कूल में आते हैं, 6, 7, 8 में आ गए, 9th या सीनियर स्कूल में 9, 10, 11, 12 में, वहाँ पे हम सोच सकते हैं कि डे बोर्डिंग कर ले, या बिकॉज अगर आप डे बोर्डिंग छोटे बच्चों के लिए करेंगे, जो कि 5 साल का बच्चा है, 6 साल का, तो उस बच्चे के लिए लंबा समय हो जाता है, बहुत लंबा समय हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होती है उन बच्चों के लिए, जो कई बार मजबूरी में करना पड़ता होगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें। मिडिल स्कूल में आके आप डे बोर्डिंग कर लें तो इट वर्क्स, और या फिर बोर्डिंग में भी डाल सकते हैं अगर ज़रूरत है। तो बोर्डिंग स्कूल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, सारी चीज़ें खुद करना सीख जाता है। और आज के वक्त की अगर मैं बात करूं, आज के समय की बात करूं, तो इसमें जो ये अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की यूज़ ऑफ मोबाइल और फेसबुक और या ये, इससे बच्चे यूजुअली बच जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर या तो इस्तेमाल होता नहीं है, और होता भी है तो बहुत लिमिटेड होता है। ओके। और बच्चों का एक्सपोजर टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो जाता है बोर्डिंग स्कूल के अंदर। और मैं तो हमेशा एक बात मानता हूँ कि हमेशा नहीं तो 2 साल के लिए तो कम से कम बच्चों को, सब बच्चों को बोर्डिंग में जाना चाहिए। जैसे आपको ध्यान होगा, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर मिलिट्री सर्विस या ट्रेनिंग फॉर ए ईयर और 2 इज कंपलसरी। कारण वो ये कि डिसिप्लिन एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर भी जब बच्चा बोर्डिंग स्कूल में आता है, ऑफकोर्स वो ड्रिल नहीं होती, लेकिन फिर भी खुद सुबह टाइम से जगना, टाइम से अपना काम करना, खुद पढ़ाई करना, खुद के जूते पहनना, खुद के कपड़े धुलवाना, उनको सलीके से रखना, और इतने सारे बच्चों के साथ रहना, तो वो ठीक है। तो तीनों रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा जरूरी है, क्योंकि बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का लगाव, पेरेंट्स का प्यार भी बहुत जरूरी है। और आज के वक्त में तो इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, 12वीं के बाद खासकर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, उसके बाद नौकरी करने लगते हैं, और आजकल बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो अपने ही शहर में अपने ही पेरेंट्स के साथ रहते होंगे। तो बेहतर है कि बचपन में रह ले तो अच्छा है। तो तीनों का अपना अलग रोल है, बट मैं ये जरूर कहूँगा कि बोर्डिंग स्कूल का एक्सपीरियंस बच्चों को जरूर आना चाहिए। तो
जो बच्चे कई बार बहुत जिद्दी, कई सुनने को आता है बहुत जिद्दी हो गए या उनको वो चीज़ ही चाहिए, तो जैसे बोर्डिंग स्कूल में आते हैं तो सब सीख लेते हैं कि कैसे एडजस्ट करना है। और दिल्ली पब्लिक स्कूल जोधपुर में ये तीनों ही फॉर्मेट अवेलेबल हैं? इसमें हम डे बोर्डिंग वाला फॉर्मेट हमारे पास नहीं है, या तो बोर्डिंग में बच्चे हैं या फिर डे स्कूल में बच्चे। कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम यादव सर के पास जाते हैं बच्चे की शिकायत लेकर और यादव सर बच्चे का पक्ष ले लेते हैं, हमारी बात नहीं सुनते, क्या ये सच है? नहीं, बच्चे का पक्ष, अब बच्चा तो बच्चा है ना जी। मेरे तो हमेशा ये ध्यान में रहता है कि एज ए टीचर या एज ए पेरेंट के रूप में मैं बच्चों को थोड़ा डांटता भी हूँ, जी लेकिन वो डांट बच्चों पे नहीं होती, जी वो बच्चे के उस बिहेवियर पे होती है जो कि नहीं वैसा होना चाहिए था, या उस एक्शन पे होती है जो कि नहीं होना चाहिए था। जी फिर जब थोड़ा सा ज्यादा सोचता हूँ तो वो लगता है कि उस बच्चे ने ऐसा बिहेव क्यों किया था, उसने ऐसा एक्ट क्यों किया था, उसने कहीं देखा होगा ये होते हुए, वो जन्म से तो ऐसा नहीं था। और जब सोचता हूँ कि कहाँ देखा होगा तो सबसे पहले मुझे घर याद आता है घर याद आता है तो मुझे पेरेंट्स याद आते हैं या जी। फिर स्कूल के टीचर्स याद आते हैं। जी तो देखिए, उस बच्चे के उस एक्शन के लिए बच्चे ने डायरेक्टली किया है, बच्चे को हम समझाएंगे, थोड़ा डांटेंगे भी, लेकिन जिम्मेवारी हमको भी लेनी पड़ेगी कि हमने ही शायद उस बच्चे को इन चीज़ों के लिए एक्सपोज किया था, चाहे वो फाउल लैंग्वेज की बात हो, चाहे थोड़ा बहुत वायलेंट बिहेवियर की बात हो, चाहे वो पंचुअलिटी को ना फॉलो करने वाली बात हो। तो इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, हम उस कोज पे भी ध्यान देंगे, बट जो रियल कोज है उस पर ध्यान देना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि पेरेंट्स भी स्ट्रेस में होते हैं, कई बार उस बात को मैं मानता हूँ, बट मैं तो हमेशा ये कहूँगा उस स्ट्रेस का कारण वो बच्चे नहीं है, उसका स्ट्रेस का कारण कोई और है, तो आप उससे झगड़ो, बच्चों के ऊपर क्यों इस तरह से करते हैं। दैट्स ग्रेट, सो काइंड ऑफ यू सर। एक और चीज़ जो कि हर साल देखने को मिलती है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में बच्चे का एडमिशन, हर इंसान की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या खास है डीपीएस जोधपुर में कि हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़े? मुझे खासियत तो नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि इस स्कूल की पहचान सिर्फ बच्चे हैं और बच्चों का अच्छा करना है। तो जो बच्चे, इसमें मैं जिम्मेवार नहीं हूँ इस बात के लिए, जो हमारे बच्चे 1998 से पढ़ कर के इस स्कूल से निकले हैं और जितना अच्छा वो कर रहे हैं, इस तकलीफ के लिए वो जिम्मेवार हैं। वो अच्छा नहीं करते तो लोगों को इस स्कूल के ऊपर विश्वास नहीं होता, और जब उन्होंने इतना विश्वास जगा दिया पेरेंट्स के अंदर, लगता है तो हर कोई पेरेंट चाहता है कि हमारे बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छा शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, तो इसलिए वो यहाँ आते हैं और उसका खामियाजा भुगतना मुझे पड़ता है, क्योंकि ना करना बहुत मुश्किल होता है। एक पेरेंट इतना चाह करके 20 किलोमीटर आपके पास चल के आता है और उसको ना करना पड़ता है। मेरे लिए इससे ज्यादा मुश्किल काम कोई भी नहीं। मेरे से आप कुछ भी मुश्किल काम, मुझे एवरेस्ट पे चढ़ा लीजिए, मैं चढ़ जाऊंगा, बट जब ना करना होता है पेरेंट्स को, वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं आई वुड बी ग्रेटफुल टू एवरीवन। जिस तरह से स्टूडेंट बड़े ईगर होते हैं आपके स्कूल में पढ़ने को लेकर, वैसे ही टीचर्स, फैकल्टीज भी आपके स्कूल में लगातार अपनी सेवाएं देने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आपकी टीम के बारे में आपका क्या कहना है, जो कि आपके फैमिली एक तरह से? देखिए, अगर आपने एक अखबार में हिंदी के में अभी एक खबर छपी थी, जब फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता, 1-0 से अर्जेंटीना को हराया, और बात चल रही थी कि उसमें कौन ऐसे सुपरस्टार्स थे जिनकी वजह से वो वर्ल्ड कप जीते। बात यह आई कि वहां पे सुपरस्टार नहीं थे, बट टीम भावना गजब की थी जी। तो जो वो टीम भावना थी और सबकी ये इच्छा कि मैं जो कर सकता हूं वो बेस्ट करूं, उसने उस टीम को अजेय बनाया। आपको ध्यान है 38 मैचेस से स्पेन हारी नहीं है अभी जी। रिकॉर्ड हो गया है, रिकॉर्ड हो गया। और जो टीम भावना है, जो हमारे टीचर्स का कमिटमेंट टुवर्ड्स चिल्ड्रन वंस अगेन, और जो शुरू में डेवलप हो गया था, तो हमारे जो टीम भावना है हमारी, जिससे मैं हमेशा कहता हूँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, पर ये कोशिश जरूर करता हूँ कि हमारे टीचर्स में आपस में बहुत लगाव हो, क्योंकि जब उनमें आपस में लगाव होगा तो वो बच्चों को कलेक्टिव एफर्ट से बच्चों का बेस्ट निकाल पाएंगे। राइट। इंडिविजुअलिस्टिक बहुत अच्छे होंगे, बच्चों का बेस्ट हम नहीं निकाल पाएंगे।
तो हम थोड़े थोड़े अच्छे मिलकर के बहुत अच्छे दिखते हैं और उस हिसाब से हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जो टीचर्स का जो ये मतलब एक तरह से हम कोई वो ठीक है डेजिग्नेशन है, कोई डायरेक्टर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, कोई बट नो ऑल आर इक्वल, हम सब बराबर हैं। और तो ये एक जो भावना है वो शायद बहुत आगे टीम ही विजेता बनाती है। एब्सोल्युटली बहुत खूब। आपके स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है, स्पोर्ट्स पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब आने वाले भविष्य में क्या और नया आप सोच रहे हैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए, या फिर आपका सुझाव है सभी स्कूल्स और स्टूडेंट्स के लिए? उसमें गेम्स और स्पोर्ट्स को ले लीजिए, दीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट। और मैं तो अब यहाँ तक आ गया हूँ कि इनको एक्टिविटीज कहना बंद कर देना चाहिए। ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जितने की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। क्योंकि अगर बच्चे का एथिकल और इमोशनल डेवलपमेंट कहीं हैम्पर होता है तो बाकी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। जी, ठीक है ना। तो आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आगे बढ़ रही है तो हमें अपने बच्चों के मानसिक और इमोशनल विकास का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जरूरी है। और अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर हम दोष देंगे किसको? एआई को, चैट जीपीटी को, फला को, ढमका को, जबकि नुकसान हम उधर कर गए हैं। जी, तो आने वाले समय में हमारे लिए पहले भी इम्पोर्टेंट थी। आपको ध्यान होता था एक जगह एक टाइम था SUPW हुआ करता था, हाँ जी, ये सब चीजें थी, बट वो ऑन द वे कहीं छूट गई थी, उससे हमें नुकसान उठाना पड़ा। सही बात है। तो इस पे हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी समय के साथ साथ जो भी बदलाव करना चाहिए जरूरी हो बच्चों के भले के लिए, कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हैम्पर ना हो। सिर्फ एक अंग का विकास करके हम शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। आपको सभी पूरे अंगों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत खूब, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा सर, आपसे तो जितनी बातें करें उतना कम है। जोधपुर से और आपका लगाव के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि जोधपुर में आपको क्या पसंद है? मुझे तो जोधपुर में अब नापसंद क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तो मतलब, और जैसे मैंने कहा कि मेरा ज़्यादा समय बच्चों के साथ ही बीता, उसी वही कैंपस मेरे लिए मेरी दुनिया बन के रह गया था जी। तो चूंकि बच्चे इतने अच्छे हैं, बच्चे इतने निश्चल हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे बच्चों ने गलतियां नहीं की हैं, और मैं ये भी कहता हूँ कि बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और हमें बस वही है कि उन गलतियों पे हमें काम करना है, मतलब उनको सुधारना है। हमें बच्चों, अब कई बार जिसने कहा ना गलती करते हैं बच्चों को सुधारने लगते हैं, नहीं, गलतियां सुधार लो बच्चे। राइट। तो यहाँ पर भाई सब लोगों का लगाव, लोगों का जो प्यार है, मतलब मेरे पास तो कुछ मतलब शब्द नहीं है। मेरा जो सवाल है सर वो ये है कि जैसे जोधपुर में खान पान में आपको क्या पसंद है, खाली समय जब होता है तो जोधपुर में आप कहाँ घूमते हैं, जोधपुर से आपका नाता कैसा है या अनुभव कैसा है, वो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। अब खान पान की जहाँ तक बात है कि मैं 2 चीजें करता हूँ जो मुझे जोधपुर ने दी। एक तो पहचान दी, वो है ही, आई वुड ऑलवेज चेरिश इट। तो BS यादव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल टाइम का कि आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए समय दिया। अंत में मैं आपसे अभिभावकों के लिए यानी कि पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए एक मैसेज चाहूँ तो वो क्या होगा? देखिए, पेरेंट्स को और बच्चों को एक बात रखनी ध्यान में चाहिए कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और एक चीज को प्राप्त करने से या ना करने से ही सब कुछ नहीं होता है। एवरी चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग ग्रेट, and that's something great of his or her choice, and they will do it. आज की किसी छोटी सी भी असफलता से दुखी होने की जरूरत नहीं है। और बच्चों और पेरेंट्स और हम सब टीचर्स को एक बात ध्यान ये रखनी चाहिए, errors should always be taken as an opportunity for learning. वाह। गलतियों को बेहतर करने का की अपॉर्चुनिटी मान के चल लो, क्योंकि सीखते या उसी चीज को हम लोग हमेशा याद रखते हैं जो हमने गलतियां करके सीखी थी। जी। जो ऐसे ही सीख ली वो हमें कम याद रहती हैं, वो हमें आगे भी कम बढ़ाती हैं। तो गलतियों पे, असफलताओं पे परेशान होने के बजाय, ठीक है नहीं होना चाहिए, बट इसमें गलत कहाँ है, उसी से तो हम आगे बढ़ेंगे। हर चीज कोई थोड़े, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ और पेरेंट्स और बच्चों के लिए मुझे ये कहने में कभी शर्म नहीं आती, मैं डेली फेल होता हूँ कितनी बार। तो किसी ने पूछा आप कौन सा इम्तिहान देते हो, मैं कह देता हूँ, मेरा इम्तिहान तो हर वक्त होता है जी। एक बच्चे ने कोई गलती की, मैंने उसको समझाने की कोशिश की, मैं उतना नहीं समझा पाया जितना मैं चाहता था, इज इट नॉट ए फेलियर? शुड आई गिव अप ट्राइंग दैट? नो, आई डोंट।
इतना मैं कर पाया, मुझे समझ में आया ये वाली मेरी बात तो मैं दूसरे तरीके से करने की कोशिश करूं, तो मुझे एक तरीका पता चल गया ना, जिससे मैं उस बच्चे को नहीं समझा पा रहा हूं। तो जी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि गलतियां और फेलियर बिल्कुल नहीं घबराना है। क्या बात है! कितनी खूबसूरत बात से ये पॉडकास्ट खत्म हो रहा है कि गलतियों से नहीं घबराना है, फेलियर से नहीं घबराना है, और कोई भी परिणाम आपकी योग्यता का परिचय कतई नहीं देता है। आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की हमेशा जीत होती है। ऐसे कमाल की पर्सनैलिटी हमारे सूर्य नगरी जोधपुर में आदरणीय BS यादव सर, जिनसे हमारी बातचीत आपको कैसे लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यादव सर का जो यूट्यूब चैनल है, आई रिक्वेस्ट माई ऑल द सब्सक्राइबर्स कि आप ज़रूर से उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नॉलेज सर शेयर कर रहे हैं वो हम सब के लिए बहुत काम का है। यादव सर, बहुत सारी शुभकामनाएं। यकीन मानिए, मन नहीं भरा है, समय की एक वो है लिमिट, अदरवाइज हम आपसे और खूबसूरत बातें करते रहते। आपको कैसा लगा जोधपुर पॉडकास्ट का ये छोटा सा हिस्सा? थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर पाया। और ये बातें बहुत छोटी लग सकती हैं, परंतु जीवन में बहुत प्रभावी होती हैं बच्चों के लिए। जी जी। रही पॉडकास्ट की बात कि आज आपने मुझे उस कैंपस से बाहर निकाल करके एक स्टूडियो में बिठा के मेरे से बातें जी की, जी जी। और मैं भी अपनी बातें मन से आपको कह पाया। और तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा आनंद आया, मुझे बहुत मज़ा आया। और इस बात का भी ध्यान रखें कि मेरे उत्तर पता नहीं कैसे थे वो मैं नहीं जानता, पर आपके प्रश्न बड़े अच्छे थे। अरे, और so आज kind. के वक्त में ये सबसे बड़ी एक स्किल लोगों के अंदर होनी चाहिए। उत्तर अच्छे दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, बहुत फिक्र ना करें, बट अगर प्रश्न आप अच्छे पूछ पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वैल्यूएबल टाइम का, और आपके द्वारा दिए गए हर जवाब से निश्चित रूप से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जोधपुर पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में एक और ऐसी ही प्रेरणादायक पर्सनैलिटी से होगी मुलाकात। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए और हमारे इस बातचीत को पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच।